तो 2022 का सियासी महासंग्राम। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। वैसे तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 8 महीने बाकी है, लेकिन जिस तरह से मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने चुनाव का माहौल बना दिया है, उसके बाद सभी पार्टियों ने कमर कसने शुरू कर दी है। अब हाल फिलहाल में यूपी में बीजेपी को अगर कोई पार्टी कड़ी टक्कर दे सकती है तो वो है समाजवादी पार्टी। इन दिनों यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर काफी हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इन दिनों काफी सक्रिय दिख रहे हैं। चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को वो मीडिया में खुलकर बता भी रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इस साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने दल बल के साथ चुनाव के मैदान में आजाद समाज पार्टी भी कूदने जा रही है। तो 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव होने में हालांकि अभी तकरीबन 8 महीने बाकी है, लेकिन 8 महीने पहले से ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनुपम भंडारी नेता बीजेपी जुड़ेंगे, इकबाल महमूद विधायक सपा, महबूब बेग आजाद समाज पार्टी के नेता। आप तीनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। अनुपम जी, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? सुन पा रहे हैं सर? जी नमस्कार सर, स्वागत है सर लोकमंच न्यूज में। जी अनुपम जी, 2022 में विधानसभा चुनाव यूपी का तैयारियां बहुत पूरी है। 8 महीने पहले से ही चुनावी मैदान में सभी पार्टियां। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो इस बार जनता के बीच लेकर जाएंगे? विकास का मुद्दा। होगा क्योंकि जो जनता के सामने आदित्यनाथ योगी जी ने जो एक जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, आज जितने भी बड़े माफिया और गैंगस्टर भू माफिया थे, खनन माफिया, इनके साथ में जीरो टॉलरेंस की नीति है कि जनता इस समय बहुत ही राहत की सांस ले रही है। आज खुलेआम हमारी माँ बेटियां बहन जा सकती हैं, कोई डर नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि हमारा मुखिया, हमारा जो सर्वोच्च जो मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी है, वो हमारे लिए यहाँ पर है और उनके राज्य के काल में कोई भी ऐसी दुर्घटना घटने वाली नहीं है। और जिस तरीके से इस कोरोना इतनी बड़ी महामारी पूरे संसार के अंदर आई और उसमें से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या का देश है, आप समझ सकते हैं आज की तारीख में अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जिसकी पूरी पॉपुलेशन 33 करोड़ की हो और अकेले उत्तर प्रदेश जो है राज्य 24 करोड़ की पॉपुलेशन लेके, आप समझिए ऐसे कई ऐसे देश हैं वो इसके बराबर एक जनसंख्या का देश है। और उस तरीके से जो कार्य करके निकल के आए हैं, जो कार्य किया है, जिस तरह लोगों को काफी मदद मिली है, मैं समझ सकता हूँ। इस समय जिस तरीके से जो एक कोरोना काल था, जो हम लोग के दिल में भय व्याप्त था, चाहे वो प्रथम चरण हो या द्वितीय चरण हो, जिस तरीके से उन्होंने मतलब उसकी बात को संभाली है और उन्होंने टेकअप किया हुआ है, इसके लिए हम सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए हमारे आदित्य योगी जी का। और आज की तारीख में जैसे आपको पता है कि सबसे अधिक टीकाकरण हम लोगों ने किया हुआ है, सबसे अधिक टेस्टिंग की हुई है। इस तरीके से हम लोगों को उन्होंने इस तरह से चेक किया हुआ है कि कहाँ कैसे हम कोरोना को माफ कर सकते हैं। दिया भी हम लोगों ने, जितने भी हमारे महिलाएं हैं, हमारे चाहे अभिभावकगण है, चाहे हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए हम लोगों ने बकायदा पूरा पिंक बूथ वगैरह की अभिभावक शिविर का आयोजन किया हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक मैसिव ड्राइव कर रखी है इसके लिए, ताकि हम लोगों को, हर भाई बहन को, हर जनता को, मैक्सिमम लोगों को हम लोग टीकाकरण से करा पाए। आज जैसे थर्ड वेव की बात भी हो रही है, थर्ड वेव में भी उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल है, आज से ही जितने भी जैसे बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक रहेगी वो, उसके लिए बेड उन्होंने रिजर्व कर दिए है, ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट कर दिए है। कैसे डॉक्टर उस समय, जैसे अगर ये वेव आती है, लोगों को परेशान होते हैं, बच्चे ऐसे आते हैं, तो कैसे उनको सेव करना है, उनकी बेडों की व्यवस्था करना है, वो कार्य अभी से स्टार्ट हो चुका है।
जहां तक ऑक्सीजन प्लांट की बात है, जैसे आप देख रहे हैं 400 के आसपास ऑक्सीजन प्लांट हमारे लग चुके हैं। और जिस तरीके से ऑक्सीजन का प्लांट की व्यवस्था की रखी है, मतलब हर मामले में, जैसे WHO ने ही हमारे आदित्य योगीनाथ का सम्मान किया था, उनको ये बोला था सबसे अच्छा कार्य किया गया है। और बाकी प्रदेश के मुखियाओं को, बाकी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को भी उनसे सीख लेना चाहिए। तो मैं समझ सकता हूँ विकास एकमात्र मुद्दा है आज की तारीख में। हमारे जो युवा पीढ़ी है, जितने भी लोग हैं इसमें जागरूक हो चुके हैं, उनको पता है कि भाई किसको हमको सपोर्ट करना है। आज चाहे जितने विधायक हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो सपा का हो, या किसी भी पार्टी बजट का हो, उस पार्टी के व्यक्ति के कार्य के हिसाब से ही उसको जो है चयन करेगी जनता करेगी। इसी के तहत हम लोगों ने जो मतलब इस बार पूरा विकास का मुद्दा, विकास को लेकर ही इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है, विकास का मुद्दा रहेगा। परफॉर्मेंस का आधार पे उनको चयन किया जाएगा। विधायकों का हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, जिसमें संगठन की अंतिम मोहर होती है कि किस विधायक ने अच्छा कार्य किया। हो सकता है हमारे पार्टी के कुछ विधायकों ने, आपको लगता है, जनता को लगता है, जनता वो व्यक्ति है वही तय करेगी कि कौन उनका विधायक बनेगा, एमएलए बनेगा। तो वो उनको लगता है कि इस विधायक ने काम नहीं किया, वो विधायक रिप्लेस हो जाएगा। अगर लगता है जो व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया, आज जिस तरीके से हमारे मुखिया ने, हमारे मंत्रिमंडल ने, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने निकल के इस कोरोना में काम किया है। 7 साल हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे हुए, पूरे देश में हर जगह, हर जनपद, हर मंडल में जिस तरीके से इन्होंने एक सेवा संगठन का भाव के हिसाब से लोगों को जो कार्य किया गया है, लोगों को या दवा देने का कार्य किया हो, या खाने देने का कार्य किया हो, या इन्होंने अपना जो वैक्सीनेशन कराने का कार्य किया हो, इस लेकर जो कार्य किया है, जो हमने कोई इसके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता के लिए समर्पण करते हुए उस दिन को हम लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया। आज की तारीख में हमारे जितने भी विधानसभा की जो प्रारंभिक तैयारी है, इसके लिए 3 संसदीय कोर की बैठक हो चुकी है, जिसमें हर विधायक का कार्ड तैयार किया जाएगा, परफॉर्मेंस किया जाएगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, हमारे आदित्य योगीनाथ की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। 300 से ऊपर सीटों के साथ में हम लोग विजयी होंगे। ठीक है, आपने कहा बीजेपी पार्टी भी कहती है कि हम 300 सीट लेकर आएंगे। अब चलते हैं सीधा सपा के नेता के पास, इकबाल जी के पास। विधायक जी, इकबाल जी, बीजेपी के पास तो विकास का मुद्दा है, सपा के पास कौन सा मुद्दा है? क्योंकि अभी जैसा कि हमारे बीजेपी के नेता अनुपम भंडारी ने कहा कि हम 300 के पास सीट लेकर जाएंगे। अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। कौन से मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, अनुपम जी ने अपने सरकार की कोई उपलब्धि नहीं बताई अभी तक। क्या विकास किया है एक चीज नहीं बता सके। बताया तो कोरोना काल कि WHO ने कोरोना काल कोई विकास है ये? मतलब हम ये समझे कि ये कोरोना इनकी वजह से ये विकास हो गया? कोरोना विकास है। अगर इसको ये विकास समझते हैं तो फिर विनाश क्या होता है ये बताया जाए। कोई काम ऐसा नहीं बता सकते अनुपम जी तो जिसने इस सरकार ने कोई काम ऐसा किया हो जो जनता के बीच में जाकर जनता ने उसको एक्सेप्ट किया हो। जवाब जान लेते हैं सर। आज भी आप रोजाना पेपर उठाकर देख लीजिए, हत्याएं, अपहरण, चेन स्नैचिंग, लूट खत्म हो रही है, हत्या हद हो गई है। रोजाना लड़कियों का अपहरण हो रहा है, रेप हो रहा है, और ये सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। कुछ नया नहीं है सर। यूपी ने 1, 2 नहीं 7 प्रधानमंत्री दिए हैं देश को, लेकिन यूपी क्राइम के नाम पर पहले स्थान पर आज भी बरकरार है। चाहे पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, क्राइम का पहला स्थान यूपी का ही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या है, मगर मैं बता रहा हूँ कि आज भी अगर अखबार रोजाना उठा के देखें तो ये इनकी उपलब्धियां एक भी नजर नहीं आएंगी। ये हत्याएं, ये चेन स्नैचिंग, ये अपहरण आज भी है, आज भी मौजूद होगा। अब ये जो है इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कोई कोरोना काल में भी कुछ नहीं कहा, नहीं किया इन्होंने। क्या किया? ऑक्सीजन के लिए लोग मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, प्लांट नहीं लगा पाए। पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। अगर तैयारी होती तो लोगों को लिए क्या हो रहा था आप देखिए, गंगा के अंदर झांसे बह रही थी, उनको जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी सरकार के पास। लोग भूलेंगे नहीं इन चीजों को भूलेंगे नहीं, इनको याद करेंगे। अब ये याद कर रहे हैं, अपना विकास तो कुछ है नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया।
अब बुला रहे हैं किसको? आरएसएस के लोगों को बुलाया जा रहा है। आरएसएस के वाले आते मीटिंग कराते हैं, इनका मेल करा रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। इनमें आपस में नहीं थी। उन्होंने ये कहते थे, हेलो मैं सुन पा रही हूँ सर, बोलिए, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए। आपस में मतभेद थे, मनभेद थे। दिल्ली से इनके नेता यहाँ आ रहे थे, इनसे बातचीत कर रहे थे, इनका मनमुटाव खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, फेल हो गए, तब आरएसएस को आना पड़ा। जनता के बीच में भी फेल हो चुके हैं। अभी जनता के लिए किसको लेकर आएंगे? जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। कोरोना काल के अंदर जितने मौके उत्तर प्रदेश में है, कहीं इतनी मौके नहीं। बहुत सारे सवाल थे सर, जवाब जान लेते हैं अनुपम जी से सीधे। अनुपम जी, आपने इतनी सारी उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन उन उपलब्धियों का पर कहना है विधायक सभा विधायक का कि वो उपलब्धियां नहीं है, वो आपने खुद खामियां गिनवा दी हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर सर? देखिए, महाभारत में एक महिला हमारी थी, माताजी गांधारी, उन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांधी हुई थी। उनके सब पुत्र को हत्या बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काम किया था सत्य का। और उसके बाद में जो जीत हुई, सत्य की जीत हुई, इसी के तहत ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इन्होंने आंखों में डाली पट्टी। जहां तक इनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आज की तारीख में जिस तरीके से इतने 4 बड़े बड़े हमारे जो राजपथ बने हैं, जेवर एयरपोर्ट हो गया, प्रोविंशियल हो गया, गंगा एक्सप्रेस हो गया, ई टेंडरिंग का काम किया। पहले ई टेंडरिंग कैसे होती थी आपको पता है? सपा सरकार के अंदर कितने लूट खसोट होती थी, ठीक है। ई टेंडरिंग के माध्यम से उन्होंने कार्य किया है कि कोई भी टेंडर खुला नहीं होगा, ई टेंडरिंग के माध्यम से होगा। आज कानपुर, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर में जो है मेट्रो सिटी का काम स्टार्ट कर दिया गया है, जैसा आप लोग को पता होगा जी। मेरा आपसे इतना कहना है कि जिस तरीके से जो कार्य वो सरकार ने किया था, अगर वो सरकार ने काम अच्छा किया होता है तो जनता उनको जिताती और दोबारा सत्ता में बैठाती। इन्होंने कार्य कहीं न कहीं खराब किया था, क्योंकि ये अभी हमारे सपा के प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि वो बलात्कार हो रहा है। अरे तो भाई, आप अपने मुखिया के बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जिसको हर चैनल ने चलाया, आपको भी शायद पता ही होगा। जैसे कि सपा मुखिया ने कहा बच्चे से गलती हो या करती है, तो ये है इतने बड़े इनके संरक्षक महोदय सपा के जो इस तरह के व्यक्तित्व देते हैं, तो मैं इनके बुद्धि को क्या कहूँ। जनता विकास देख रही है, विकास का कार्य हो रहा है, लोगों के साथ में महामारी आई है, कोरोना महामारी आई है। अगर ये सपा सरकार होती जिसमें से इन्होंने भ्रामक प्रचार किया था इनके मुखिया ने कि बीजेपी की वैक्सीन है, इन्होंने इतने हमारे जो वैज्ञानिक है, इतने महान वैज्ञानिक जिन्होंने वैक्सीन का निर्माण किया, उनको इन्होंने बहुत ही गलत सिद्ध करने की कोशिश की और कहा वैक्सीन नहीं लगाएंगे। अपमान इन्होंने भारत जनता का किया, देश के वैज्ञानिकों को किया। मैं चाहता था, और ये बात उठी भी थी, कि इनके मुखिया को, सपा प्रमुख को, अखिलेश यादव जी को जाके जनता के सामने माफी मांगना चाहिए। क्या बीजेपी की वैक्सीन थी वो वैक्सीन का निर्माण करा क्या हमारे वैज्ञानिकों ने? वो वैज्ञानिक इनके कार्यकाल में भी थे। अगर वो वैक्सीन लगाई गई है और वहां से स्टेटमेंट जाता है ये भी वैक्सीन लगाते नहीं है, इनके कार्यकर्ता लगाते नहीं है और बताते हैं वैक्सीन से मर जाएगा आदमी। और उसके बाद में इनके सपा के संरक्षक महोदय गुरुग्राम में जाके वैक्सीन लगाते हैं। जिस पार्टी के अंदर आपने अपने चाचा से नहीं बनी, अपने बाप से नहीं बनी, वो जो अपने घर को नहीं बचा पाया, आपको लगता है वो प्रदेश के देश को बताएगा? ठीक है ना। इनके पास केवल पुष्टिकरण की राजनीति है, ये लोग केवल बहस कर सकते हैं उसी सीधे टॉपिक के ऊपर। इनके मुखिया कहाँ सिद्ध है कोरोना का? जनता के सामने आज आओ, हाथ जोड़ के वोट मांगने के लिए। आप लोगों को 10 साल जब कोरोना था तो आपने एक कार्यकर्ता जिस तरह से काम किया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने, क्यों नहीं काम किया? क्यों नहीं निकल गया मुखिया इनके? कहाँ सिद्ध है? सिर्फ ट्विटर पे करना और शायरी करना, ट्विटर पे ट्विटर मैसेज रख दिया उन्होंने। मैं इनकी बुद्धू क्या कहूँ, जितना करके अपने आंखों से पट्टी निकालिए और देखिए जनता के सामने क्या काम हुआ है। और ये जनता के सामने जो काम हुआ है वो आपके प्रदेश, आपके जितने भी क्लासी चैनल के माध्यम से ये दिखाई नहीं गया था। अभी आगे पट्टी बनाने इनको क्या करूँ मैं? जी सर, आगे भी बोलेगा। हमारे साथ एक और हमारे मेहमान है महबूब बेग जी। महबूब बेग जी, बीजेपी पार्टी का कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। सपा पार्टी कहती है कि बीजेपी ने कोई विकास ही नहीं किया, हम 300 के पास सीट लेकर जाएंगे।
आजाद समाज पार्टी भी इस बार चुनाव के मैदान में होगी, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे यूपी में। कौन से मुद्दे होंगे, क्या किन मुद्दों के बीच लेकर जाएंगे, किन मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएंगे महमूद बेग जी? मैडम 70 साल से जितने भी लोग सत्ता में हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जो भी पार्टी है, मौजूदा अभी बीजेपी है यूपी में, सब विकास ही कर रहे हैं, तो फिर इतनी बेरोजगारी, इतनी भुखमरी, इतना क्राइम, इतना रेप क्यों हो रहा है इस देश में? मैं सभी से जानना चाह रहा हूँ। बसपा सपा का नाम नहीं लिया सर आपने? जी, बसपा सपा का नाम नहीं लिया, कांग्रेस बीजेपी तो बोल दिया, लेकिन बसपा सपा से बच गए। बसपा भी है उसमें, बसपा सपा ने बहुत छोटे टाइम रूल किया है। तो अगर सबने विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया तो खत्म क्यों नहीं हो रहा है? हमारी पार्टी श्री चंद्रशेखर जी के आजाद के नेतृत्व में अगर सरकार बनाएगी, 5 साल के अंदर इस प्रदेश से करप्शन, क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब विकास की गति से, तेजी से प्रदेश आगे बढ़ेगा। सर ये तो वादे हैं, वादे तो तोड़ने के लिए किए जाते हैं सर। ये तो हर पार्टी बोलेगी, आपने बोला तो क्या नया बोला, सभी पार्टी बोलेगी, अब बीजेपी भी बोल रही है, सपा भी बोलेगी। वादा वो लोग कभी तक करते रहे जिनको क्राइम और करप्शन से कोई नुकसान ही नहीं है, वो बच निकलते हैं अपने पैसे की ताकत से। जो बहुजन समाज है 80-85% जो पीड़ित है, जो थानों में जाता है बिना पुलिस को पैसा दिए उसका काम नहीं होता, तहसील में लेखपाल बिना पैसा लिए उसका काम नहीं होता। मतलब जातिवाद पे चुनाव लड़ेंगे इस बार? जी, जातिवाद पे चुनाव लड़ेंगे सर यूपी में? किस चीज पे चुनाव लड़ेंगे? सॉरी, जातिवाद, धर्म जाति के नाम पे चुनाव होगा इस बार का? विकास नहीं, हम बहुजन समाज के लोगों को हक दिलाने के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। 80% आबादी जिनकी है, 80-82%, 70 सालों से उनको हाशिए पे रखा गया है और सबसे ज्यादा पीड़ित वही है। पुलिस स्टेशन पे आज भी रिश्वत का दाम बढ़ गया है। तहसील का लेखपाल जो है आज 500 लेता था, 1000 रुपए मांग रहा है। यही 70 साल में यही सब विकास हो रहा है। सर 100 में से आपने खुद कबूल लिया कि 80% बहुजन समाज के लोग हैं, तो मतलब कि उस कम्युनिटी के लिए आप चुनाव लड़ेंगे और आपको लगता है कि वो कम्युनिटी जितवा भी देगी आपको, तो जनरल वालों का क्या सर? गरीब, दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी, हम लोग इनके वेलफेयर के लिए, इनके विकास के लिए चुनाव लड़ेंगे। जिनको विकास की मतलब ये मान लिया जाए कि आजाद समाज पार्टी इस बार जाति पे चुनाव लड़ेगी, विकास तो दिखा नहीं आपकी बातों में। बिल्कुल जाति पे लड़ेगी, बहुजन समाज बिल्कुल बिल्कुल मैदान में खड़े हैं लड़ने के। जाति पे बिल्कुल सर। इकबाल जी के पास चलते हैं आप, लेकिन इससे पहले कुछ अनूप जी कहना चाह रहे हैं। अनूप जी आप बोलिए, फिर इकबाल जी के पास चलेंगे। बोलिए सर। देखिए अभी ये भाई साहब ने खुद बता दिया, हम जाति पे चुनाव लड़ेंगे। जिन पार्टियों को क्या बोले, जो जातीय धर्म से अभी भी लगे हुए हैं उस पर चुनाव लड़ेंगे। इनके पास कोई मुद्दा है? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल देखेंगे तुम दलित हो तो हमको वोट दो, बहन जी को वोट दो। लेकिन मैं आज बता देता हूँ, जितने भी दलित है आज समझ गए हैं कोरोना काल में ये कहाँ के नेता कहाँ मर गए थे, ये आप पता चल गया। आज की तारीख में जिस तरीके से धर्मांतरण का काम किया उन्होंने, जितने धर्मांतरण का काम कर रहे हैं ये लोग, ये अभी जो आपको बता दूं, अभी यूपी में 20 जून को पकड़ा था इनको, आपको ध्यान होगा। ये उमर गौतम और काजी महमूद, जहांगीर आलम, ये धर्मांतरण का जो कार्य कर रहे थे, इसमें से इन्होंने खुद कबूला कि 1000 लोगों को हमने धर्मांतरण कराया था। ये आपको मालूम होगा, ये वही काम कर रहे हैं। इनको लगता है आज भी हम अपने धर्म में परिवर्तित करके और इस चुनाव को जीत पाएंगे। ये आप कंट्रोल करिए। आप रेपिस्ट को जेल में जिस तरीके से आज की तारीख में जिस तरीके से आज हमारे ब्यूरोक्रेसी जो काम कर रही है, आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी जो काम कर रही है, उस समय आपको पता होगा इस सभाकाल में क्या करते थे। एक का नाम सुना होगा, डिप्टी एसपी हुआ करते थे। एक उदाहरण, एक आरटीएस को तमाचा मार देता है, मदद कर देता है उससे जो है उससे परिवार वाले दिल्ली जाके सर्वोच्च न्यायालय जाके कर लेते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से ये काम किया उन्होंने, जिस तरीके सर ये तो हम भी जानते हैं ना कि जिसकी सरकार है उसके हाथ में पावर है। अगर आज बीजेपी की सरकार है यूपी में तो बीजेपी के पास पावर है, कल बसपा होगी, सपा होगी तो उनके हाथ में पावर होगी। आप तमाशा भी मारिए, आप गोली भी चलाइए। पावर अगर किसी सत्ता के पास में है, उस पावर का अगर सदुपयोग किया जाता है, दुरुपयोग नहीं किया जाता है।
अगर आगे तारे जिस तरह सपा ने बसपा ने अपने पावर का दुरुपयोग किया वो जनता के सामने है। जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज ब्यूरोक्रेसी का कोई भी, चाहे IAS हो, IPS हो, लेखपाल हो, तहसीलदार हो, अमीन हो, इसके अंदर इतनी पावर है। अगर वो ईमानदारी से काम करेगा, कोई माइकल और विधायक और मंत्री का औकात नहीं है उसको टच से मत कर दे। लेकिन क्राइम में सर यूपी आज भी पहले स्थान पर है। 5 राज्य ऐसे जिनमें क्राइम के पहले स्थान पर बीजेपी आज भी यूपी का ही नाम आता है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य और पहले स्थान यूपी पे ही। फिर से आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से चलते हैं अब इकबाल जी के पास। इकबाल जी, कुछ देर से, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं देख रहा हूँ, बात सुन रहा हूँ कि कोई भी अभी उपलब्धि सरकार की हमारे अनुभव भाई नहीं बताई तो सर इतनी सारी उपलब्धियां, कोई उपलब्धि नहीं बताई तो उपलब्धियां सर। अगर कान में पट्टी और आंखों में अगर पट्टी और कान में रूट डाल रखा हो तो कुछ उपलब्धि क्या होती है? जितना भी काम किया है इन्होंने, अभी पंचायत चुनाव हुए थे, उसके अंदर देख लीजिए जनता ने क्या किया। जनता ने समाजवादी पार्टी को लेकर सरकार की बनाया, सारे मेंबर्स उसके बनाए गए और बीजेपी का नंबर 3 रहा। ये समाजवादी पार्टी की करने का काम, ये उनकी उपलब्धि है, ये उनकी लोकप्रियता है। जो इसको अनुसमझी हमारे नहीं समझ रहे, इनको राय हिंदी को इस्तेमाल करने का, मंथन करने का, इसके अलावा और कोई बात मालूम नहीं है। इस बात को भी अब जनता खत्म कर चुकी है, भूल गई है कि ये चीज होती है। विकास देख रही है, महंगाई खत्म हो गई है। देखिए डीजल के पैसे कहाँ चले गए, पेट्रोल के पैसे कहाँ चले गए, गैस कहाँ चला गया, ये सब दिख ही नहीं रहे हैं लोगों को। अरे भूखे मर रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं। कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ जनता को पैसे देने का निःशुल्क कार्य किया गया है। कोरोना वैक्सीन निःशुल्क देने का कार्य किया गया है। ये पैसे कहाँ जा रहा है? ये पैसा अमेरिका से अरब से आ रहा है। उनके परिवार वाले चलाए खाए थे, लकड़ियां तक उनको नहीं मिल पाई। कहाँ है आप? जब आप फील्ड में जाएंगे तो पता चलेगा आपको। ये बहुत हो गए हिंदू मुस्लिम, ये बहुत हो गया 3 तलाक, ये सब चीजें आप नहीं चलेंगी। आपका और बोलते रहिए, उपलब्धि आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलिए, बोलिए, जीरो टॉलरेंस भी बोलिए, जिसमें हमारे माफिया की जो की गई है, उनकी गाड़ी घोड़ा पर निलाम करने का कार्य किया है, ये भी बोलिए। आप ही के 200 विधायक विधानसभा के अंदर अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना दे रहे थे, भूल गए आप? अरे आपके विधायकों पे पुलिस का क्या हाल है? थाने के अंदर पुलिस उनको कुर्सी तक नहीं दे रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है, विधायकों की पिटाई पुलिस कर रही है। ये आपने हद कर दी, ये हो गया है आपके राज्य के अंदर। जनता आपकी याद करेगी, उस वक्त आप जाओगे ना क्षेत्र के अंदर, तब आप गाँव के अंदर सूचना नहीं देगी। क्या हो रहा है देखिए किसानों का हाल, बैठे हैं वहाँ पर, कुछ पूछने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, कितने फासले से होंगे? 2 मिनट के अंदर बात हो सकती है। अगर एक बहुत किसान नहीं आई है, गन्ने का मूल्य 4 साल के अंदर 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया इससे। अब तो ये हो गई कि गन्ने का पेमेंट तक अभी नहीं मिल पा रहा है किसानों को, भूखे मर रहे हैं किसान। उसमें नहीं देंगे गांव के अंदर ये किसान आपको। ये तो जेल में दिखाया जाता है, किसान को उनकी तय राशि से ज्यादा पैसा मिला और किसान को 1.5 गुना ज्यादा भुगतान किया गया है सपा और बसपा के मुकाबले। जब सपा और बसपा का राज था, जब उनकी सरकार थी, उसके मुकाबले बीजेपी काल में यूपी में जब बीजेपी की सरकार है तो वहां पर 1.5 गुना ज्यादा भुगतान किया गया है गन्ना किसानों का। बिल्कुल सही। ये आप कह रही है ना, ये मैं नहीं सर, आंकड़े, ये हम नहीं कह रहे, आंकड़ों का कहना है ये। करोड़ों रुपया बकाया पड़ा हुआ है किसानों का। आप मुझे तो आपकी सरकार आएगी तो ऐसे किसानों के लिए क्या करेगी? आप अपनी 5 ऐसी उपलब्धि बताइए, किसानों का प्रदेश है, किसान भूखा मर रहा है। दाल की कीमत पहले क्या थी और आज क्या है? गैस की कीमत पहले क्या थी, आज क्या है? पेट्रोल की कीमत पहले क्या थी, आज क्या है? जरा इसकी तुलना कर लीजिए। बंगाल के अंदर जब चुनाव हो रहे थे 45 दिन तक 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया गैस के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर, और क्यों नहीं बढ़ाया गया? अब 45 दिन के बाद में इकट्ठे
इन्होंने कर करके सारी। बिल्कुल अनुपम जी, महंगाई पे जवाब दे दीजिए, क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ रही है, आप कच्चा तेल उठा लीजिए, पेट्रोल दाम, गैस सिलेंडर, सब कुछ, महंगाई पे नियंत्रण कैसे लगेगा सर? महंगाई का तो मुद्दा बनेगा। फिर 2022 में विधानसभा चुनाव में महंगाई को लेकर क्या कहेंगे सरकार जनता से? देखिए, जो जहां तक बात है महंगाई का मुद्दा जो आप बता रहे हैं, ये होता है रिपोर्टेशन होता है चीजों को लेके। अगर आज की तारीख में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, अगर हमारा पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन का कार्य फ्री में किया जा रहा है, तो वो ये सब पैसे से आता है, फ्री में नहीं आता। मतलब वसूलेंगे, पहले फ्री में देंगे फिर वसूलेंगे। दूसरे वसूलने की कोई बात ही नहीं इसमें। देखिए, आज की तारीख में जिस तरीके से जितने भी बड़े बड़े राजमार्गों का कार्य हो रहा है, आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट लेके आए हैं, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो एयरपोर्ट लेके आए हैं, पूर्वांचल है, गंगा एक्सप्रेस है, जो निर्माण कार्य हो रहा है वो अपनी गति से हो ही रहा है, उसमें कहीं भी बाधा नहीं है। पर ये कोरोना महामारी आज हमारे देश में जिस तरीके से आई है, जिस तरीके से उसका सामना किया जा रहा है, और ताकि जनता को बोझ न पड़े, कहीं न कहीं उसका प्रपोजिशन होता है। आज की तारीख में अगर आप बात करें सिर्फ महंगाई, आप ये नहीं देखते कि लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य फ्री में किया जा रहा है, आगे तक ये नहीं देखते लोगों को खाए देने का काम फ्री में किया जा रहा है, हर जनता के अंदर ई किचन का कार्य किया गया, जहां पर कोई भी व्यक्ति को भूखा न रहे। ये हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जो है भूखा न मरे, उसके लिए संबंधित विधायक, संबंधित जो भी बंदा होगा, उसको हर व्यक्ति गाँव को गोद लेगा। मुख्यमंत्री ने स्वयं गांव को बोलने रखा हुआ है। हर कार्यकर्ता अपने जगह पर जिस तरीके से निकल के काम किया है उस कोरोना काल के अंदर, वो अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल है, और वही जनता को काफी पसंद भी आ रहा है। आगे तारीख ये उसी मुद्दे पर लेके आ रहे हैं, ये बाकी चीजें नहीं देखते। अगर पैसा एक तरह से आ रहा है, एक तरह जा भी रहा है, सब चीजें होती है। इस चीज को लेकर मैं बताना चाहूंगा तुमको। बिल्कुल सर, इकबाल जी फाइनल कमेंट, क्योंकि समय नहीं है। मैडम, इन्होंने कोई उपलब्धि नहीं बताई। ठीक है, अब तो ये हो गया कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लाखों युवाओं को रोजगार देंगे। मैं नहीं समझता कि इन्होंने कोई रोजगार दिया होगा, और बेरोजगार हो गए, रोजी छीन ली गई। लड़के जो है सड़कों पर फिर रहे हैं। बिल्कुल, अभी इन बच्चों का भविष्य खत्म हो गया। नई उम्र के लड़के इस चीज को नहीं भूल सकते। हिंदुस्तान युवाओं का देश कहलाता है। इस युवाओं के देश के अंदर अगर इन युवाओं को नौकरी नहीं मिले, इनको कोई कारोबार ना मिले, तो फिर ये क्या करें? भूख का कटोरा इन्होंने इनके हाथ में दे दिया है, और ये जनता कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल सर, बेरोजगारी मुद्दा तो होगा, महंगाई मुद्दा तो होगा। अब सीधा चलते हैं महबूब बेग जी के पास। महबूब जी, किसी तकनीकी समस्या के कारण तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही। अनुपम जी के पास वापस चलते हैं। सर फाइनल कमेंट बताएं अब, क्योंकि आपने सुना सपा विधायक का क्या कहना था, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? फाइनल सर। बिल्कुल मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा, बहुत ही विनम्र भाई से बोल रहा हूँ मैं आपको, कि जनता के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किया है, जो विकास का कार्य किया है, उस विकास के कार्यों को, उन्हीं चीजों को लेके ही हम जनता के सामने जाने वाले 2022 में। और ये जो कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को एक लेवल और आगे लेके आ रहे हैं। आप सिर्फ 2 महीने रुक जाइए, एक बहुत बड़ा कानून और आने वाला है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। किस चीज का कानून? इसमें भी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी, हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून, बिल्कुल। फाइनली अपनी होगा, विद इन 2 मंथ के अंदर आ जाएगा वो। जिस तरीके से इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध पे लगाम कसी है, जिस तरह के दंगाइया शायद दंगा करते थे, ठीक है, और इतना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे, आज उन्हीं से वसूला जा रहा है। ये जनता को अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आज जितने भी व्यक्ति है, चाहे वो, जैसे भाई ने कहा, बिल्कुल सही बात बोला भाई, युवाओं का देश है जो हमारा भारतवर्ष, और इसमें उत्तर प्रदेश बड़ी जनसंख्या का राज्य है। इसमें भी हमारे जितने भी भाई, युवा भाई है, वो बढ़ चढ़ के विकास के मुद्दे को करने वाले हैं। और वो मुद्दा मैं आपको इतना बताऊंगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों के साथ में विजयी होगी, ये कहीं भी लिख लीजिए। और जहां तक मैं सपा की बात करूं, सपा जो अपना घर बचा नहीं पाई, मुझे नहीं लगता वो देश या प्रदेश में कोई भला कर पाएगी। इसके लिए मैं तो नहीं चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं इनको लगता है, ये कहीं भी अपने आप को दौड़ में लगते हैं,
कभी किसी के साथ जुड़ जाते हैं, आज बोलते हैं अकेले लड़ेंगे। ये कैसे करेंगे? आज ये पूरा गिरोह मिलके ये चाहता है कि मोदी सरकार, योगी सरकार हट जाए, परंतु इनके मंसूबे ये जो है जनता जो है वो पूरा होने नहीं देगी, इतना बोला था। बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों ही आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अनुपम भंडारी थे, नेता बीजेपी, इकबाल महमूद विधायक सपा, महबूब बेग आजाद समाज पार्टी के नेता। हमने बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, सभी ने अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने का दम भरती है, तो सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 300 के पार सीट लेकर आएंगे, और अभी जैसा कि अभी बीजेपी नेता ने खुद कहा कि वो भी 300 के पार ही सीट लेकर आएंगे। तो देखने वाली बात होगी कि एक बार फिर से 2022 की यूपी में कौन सत्ता में काबिज होता है। एक बार फिर से बीजेपी ही आती है या फिर बीजेपी के अलावा कि कोई दूसरी पार्टी सत्ता में इस बार काबिज होती है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच पर न्यूज़ को खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।